हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल मेंटोर पे। दोस्तों, हम एनसीईआरटी के साइंस पढ़ रहे हैं और यह है क्लास 6 का 9वां चैप्टर, 9th चैप्टर का हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसमें हम देख रहे हैं सजीव विशेषताएं एवं आवास, यानी कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो इस लेसन में, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा इनका है जो भी आवास कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं और कौन कौन से आवास होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास आज का। सबसे पहले हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि इनका परिवेश, सजीव एवं उनका परिवेश कैसा होता है। हर स्थान पर इनका परिवेश जो होता है अलग अलग होता है, यानी कि जब आप माउंटेन रीजन में जाएंगे तो इनका आवास अलग होगा, मरुस्थल में जाएंगे तो इनका आवास अलग होगा। कुछ जो जीव होते हैं वो गर्मी में रहने के लिए अनुकूल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो ठंड में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं, कुछ जल में रहते हैं, जैसे मछलियाँ जल में रहती हैं। इस प्रकार से बहुत सारे जो जीव जंतु हैं सबका अलग अलग आवास का, अलग अलग रहने का, अलग अलग उनका हैबिटेशन का तरीका होता है। वो उस तरह से उनका बनावट होता है, उनके बॉडी का, वो उस मौसम को झेलने के लिए तैयार रहते हैं जिसके लिए उनका बनावट किया गया है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं ये क्लास। सजीव एवं उनका परिवेश। अब हम देखते हैं मरुस्थल में ऊँट थे। भाई, चारों तरफ घूमने के बाद, चारों तरफ देखने के बाद हमें पता चलता है कि मरुस्थल में क्या रहते हैं, ऊँट रहते हैं। पर्वत पर बकरी एवं याक थे। ठीक है। पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियाँ थीं। ये चारों तरफ घूम करके देखने के बाद सजीव एवं उनका परिवेश हम देखते हैं कि मरुस्थल में ऊँट रहते हैं, पर्वत पर बकरी एवं याक थे। पुरी के समुद्र तट पर, यानी कि और भी जो समुद्र तट हैं वहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, मछली, केकड़ा, घेंगा, यही सब आपको दिखाई देगा। साथ ही चींटियाँ जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। ठीक है। अब क्या कहते हैं कि सारे जो जीव जंतु हैं, सारे जो जीव जंतु होते हैं उनके रहने का सारा अलग अलग विधि विधान है, उनका अलग अलग तरह से शरीर बना होता है। वो जिस प्रकार से रह सकते हैं वो उसी अनुसार उनके शरीर का बनावट होता है, पूरी शारीरिक संरचना होती है। तो अब पढ़ते हैं हम आवास एवं अनुकूलन। ठीक है, वो विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ते हैं आवास एवं अनुकूलन के बारे में। हम सजीव एवं उनके परिवेश का यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि चारों तरफ अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, यानी कि मरुस्थल में रहने वाले जीव अलग तरह के हैं। उसके बाद पर्वत पर रहने वाले जीव अलग तरह के हैं, समुद्र में रहने वाले जीव अलग तरह के हैं। तो अब हम उनका पूरा हैबिटेशन पढ़ेंगे, आवास पढ़ेंगे, उनका क्या आवासन होता है, आवास एवं अनुकूलन। ठीक है। आवास एवं अनुकूलन यानी कि हैबिटेट एंड एडप्टेशन। वो कैसे उस जगह के लिए अनुकूल बन जाते हैं, कैसे उनका शरीर उसमें रहने के लिए अनुकूलित हो जाता है। ठीक है। तो समुद्र क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है। इन दोनों क्षेत्रों के किस प्रकार के परिवेश होते हैं, वो लवणीय, जल खारे में रहते हैं। और इनका जो परिवेश होता है जल में रहने के लिए होता है। इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार के परिवेश हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि हर प्रकार के अलग अलग परिवेश हैं। हम अलग अलग परिवेश में रहने वाले जीवों का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मरुस्थल में, जल में कैसे कैसे जीव रहते हैं। ठीक है। इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु का उपयोग करते हैं। यानी कि हम जब पानी में देखते हैं और उसके बाद देखते हैं भूमि पे, ये भूमि का ही भाग है मरुस्थल, इन दोनों स्थानों का परिवेश का हम जब आकलन करते हैं, अवलोकन करते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि समुद्र में जो जलीय जीव होते हैं वो लवणीय जल में रहते हैं और इसमें उपस्थित, आपको पता है कि पानी में ऑक्सीजन घुला रहता है, उससे वो ऑक्सीजन ले करके इनका अपना श्वसन करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध रहता है। ठीक है। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध रहता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से वायु का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी में उपस्थित ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मरुस्थल में रहने वाले जो जीव हैं
वहाँ पानी बहुत कम मात्रा में होता है और यह अपने भूमि के ऊपर रहते हैं और वहीं से ऑक्सीजन लेकर के वायु का उपयोग करते हैं, अपने आसपास की वायु का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं। समुद्र और मरुस्थल में दोनों में क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों को बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। आप समुद्र में दूसरे तरह के पौधे देखेंगे और जंतु देखेंगे और आप यहाँ मरुस्थल में दूसरे तरह के जीव जंतु देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवास क्या कहलाता है। आवास के बारे में हम देख लेते हैं, आवास के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। जहाँ जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, और उनका आवास कहलाता है। जहाँ वो रहने के लिए अनुकूल हो जाते हैं, जहाँ वो रहते हैं वह उनका आवास कहलाता है और जिस वातावरण में वो रहने के लिए ढल जाते हैं वह उनका क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। तो हम देख रहे हैं कि समुद्र में रहने वाले जीव जंतु अलग हैं और बिल्कुल उनसे अलग हैं मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु। ठीक है, अब देखते हैं कि आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से, ये दो जंतु मरुस्थल तथा समुद्र से हैं, इनका हम ऊँट तथा मछली का प्रेक्षण करते हैं। ऊँट के शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊँट का क्या होता है कि जो शारीरिक संरचना है उसको मरुस्थल में रहने के योग्य बनाता है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ठीक है, रेत की गर्मी से उसका शरीर क्या होता है, दूर रहता है। लंबे लंबे पैर होते हैं, पैर का ही भाग जो केवल होता है जमीन के तापमान को महसूस करता है। पूरा शरीर क्या होता है, पैर लंबा होने की वजह से दूर रहता है और उसको बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव नहीं हो पाता। तो उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। यह आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो जंतु जहाँ पे रहता है वहीं के अनुसार उसकी शारीरिक बनावट होती है, वहीं के अनुसार उसका पूरा क्रियाकलाप घटित होता है। ठीक है, अब पानी वहाँ कम होता है तो पानी बहुत ज़्यादा पिएगा तो मूत्रोत्सर्जन ज़्यादा होगा तो उसको पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा होगी। तो उसका शरीर इसलिए बना कि इस लायक बना कि मूत्रोत्सर्जन जो है वो कम हो, क्योंकि पानी उसको कम ज़रूरत पड़े। ठीक है, बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होते हैं। मल उसका क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, उसे पसीना यानी कि स्वेदन जो है नहीं होता है, क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वो अनेक दिनों तक रह सकते हैं। मरुस्थल में रहने के लिए इनका शरीर इसलिए अलग तरीके से बनाया जाता है। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। ठीक है, ऊँट के बारे में आपने देख लिया, अब हम कह रहे हैं कि मछलियों को देखते हैं। आइए विभिन्न प्रकार के मछलियों को देखते हैं। अब मछली का क्या है, आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ इस चित्र में दर्शाया गया है, परंतु इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। ठीक है, इनकी आकृति में कुछ समानताएं आपको दिखाई देंगी। इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है, पिछले अध्याय में हमने पढ़ लिया है। स्ट्रीमलाइनर होता है, जिसकी चर्चा हमने अध्याय 8 में किया है। इनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है, जल के अंदर चलने में सहायता करती है। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। यह सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं और क्या करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायता करते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, ये जो सल्क होता है इनको क्या करता है, इनका सुरक्षा तो करता ही है और जल में सुगम गति से मतलब ठीक ढंग से चलने में भी सहायता करता है। ठीक है, हमने अध्याय 8 में चर्चा की थी कि मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल यानी कि क्लोम होते हैं, जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं, यानी कि जल से ऑक्सीजन को छान करके श्वसन में सहायता करते हैं। ये गिल के द्वारा उनका होता है, क्लोम के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये जिस प्रकार की जीव हैं, जिस प्रकार के उनके आवास का तरीका है, उस तरह से उनकी शारीरिक संरचना है, शारीरिक बनावट है। अब जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, वो क्या कहलाता है, उसका अनुकूलन कहलाता है, यानी कि हैबिटेट कहलाता है, माफ कीजिएगा, एडॉप्टेशन कहलाता है। ये जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति में किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, वह उनका क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, यानी कि एडॉप्टेशन कहलाता है। अब देखते हैं हम
किसी सजीव का, यानी कि वह उस वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ पर रहने वाले व्यक्ति, उनको सांस लेने में वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप अचानक से एकाएक पहाड़ पे चले जाएं, ऊंचाई पे चले जाएं, तो आपको तुरंत दिक्कत होगी। वो वहाँ पे ऊंची पहाड़ों पे रहने के लिए उनका शरीर क्या हुआ है, एडॉप्ट हो चुका है, उस वातावरण को वो एडॉप्ट कर चुके हैं। ठीक है, वो ग्रहण कर चुके हैं, उस वातावरण में रहने के लिए वो लायक हो चुके हैं। अब किसी सजीव का वह स्थान, किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है, उसका क्या कहलाता है, आवास कहलाता है, यानी कि हैबिटेट कहलाता है। अब इसको आवास कहेंगे, जहाँ पे वो रहता है वह उसका क्या हुआ, आवास हुआ। ठीक है, अपने भोजन, वायु और शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान, एक घर। आवास पे ही रहेगा, जहाँ वो रहेगा वहीं तो खाना खाएगा, वहीं सारा उसकी क्रियाकलाप, तो भोजन, वायु और शरण जो भी उसका रहने का होता है वो उसी स्थल पर होता है, आवास पर ही होता है। तो स्थल जमीन पर, स्थल यानी जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं को क्या कहते हैं, स्थलीय आवास कहते हैं। ठीक है, स्थलीय आवास इनको क्या कहेंगे, बोलेंगे, यानी कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स इनको बोलेंगे, स्थलीय आवास बोलेंगे। और क्या होता है, वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। क्या होता है, जंगल है, घास है, मैदान है, घास का मैदान है, मरुस्थल है, तटीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, ये सभी क्या है, स्थलीय आवास के यानी कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के उदाहरण हैं। ठीक है, जलाशय, दलदल, झील, जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास कहलाते हैं। ठीक है, अब जलीय आवास आप कहेंगे किनको, भाई जलीय आवास हो गया जलाशय यानी पौंड हो गया, दलदल हो गया, झील हो गया, नदियाँ, समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु रहते हैं पानी में, उसको हम जलीय आवास कहेंगे, यानी कि एक्वेटिक हैबिटेट्स बोलेंगे, इनको एक्वेटिक हैबिटेट्स बोलेंगे। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। ठीक है, अब क्या है, जैव घटक कौन है, जैसे पौधे एवं जंतु क्या है, उसके जैव घटक हैं, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसके। और उसके बाद जो अजैव घटक हैं यानी निर्जीव वस्तुएं हैं, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा भी क्या है, अजैव घटक है। जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं, वायु, जल, चट्टान, मिट्टी, ये सभी क्या हैं, आपकी अजैव घटक हैं, आपके अजैव घटक हैं, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, लाइट, वाटर वगैरह जितने हैं। ठीक है, अब इनका हम अध्ययन करते हैं कि किन किन जीव जंतुओं को बायोटिक यानी जैव घटक की जरूरत होती है और किन किन जंतुओं को अजैव घटक की जरूरत होती है, या किन को दोनों की जरूरत होती है। अब ये आप ध्यान देंगे कि क्या मनुष्य को अजैव घटक की आवश्यकता है या नहीं। ठीक है, तो अजैव घटक में कौन कौन आते हैं, आपके सूर्य का प्रकाश आता है, ऊष्मा आता है, तो भाई बिल्कुल है, वायु आता है तो बिल्कुल है, जीव को, सजीव को भी अजैव घटक की जरूरत होती है, जैव घटक की भी जरूरत है और अजैव घटक की भी जरूरत है। मनुष्य या कोई भी अन्य जीव जंतु बिना इन घटकों के जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अब अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या हम बोल रहे हैं कि अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में, मतलब वहाँ एडॉप्ट होने में आपको थोड़े बहुत क्या होगा, समय होगा, और कुछ जीवों में थोड़ा समय के लिए परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंची पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं, तो हमें कुछ दिन तक श्वसन लेने एवं शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया, पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है तथा हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आपके पर्यानुकूलन कहलाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 2 के माध्यम से
क्या करते हैं, अध्याय 1 में किए गए क्रियाकलाप 5 का स्मरण कीजिए। जो अंकुरित करते थे हम जिस अनाज को, उसका अध्ययन करने के लिए, उसका स्मरण करने के लिए कहा जा रहा है। इस क्रियाकलाप में मूंग के बीज से अंकुर निकल आता है, अर्थात वे अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं यानी कि जर्मिनेट हो जाते हैं। और उसके बाद मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए। उसके बाद मूंग के कुछ सूखे बीज को एकत्रित करना है। ये भाई अंकुरित हो गया, उसको भिगो दिए, फिर छान कर रख दिए कुछ समय के लिए, तो वो अंकुरित हो जाता है। कुछ बीजों में एक ढेर को अलग रखें। ठीक है, कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें तथा शेष को 1 दिन के लिए पानी में भिगोने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबोकर रख दें। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह से डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को क्या करें, पूरे अंधेरे में रख दें। ठीक है, पूरे अंधेरे भाग में रख दें। और फिर दूसरे भाग को पूरे अंधेरे में रख दें, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं जाती हो। क्या करना है, अलमारी वगैरह में रखना है जहाँ धूप नहीं जाती हो। अंतिम भाग को बहुत ठंडे वातावरण में रखें, जैसे रेफ्रिजरेटर या कोई और जो बर्फीला स्थान हो वहाँ रख दें। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। ठीक है, केवल उनको भिगा कर रखना है, बाकी उनमें जो अधिक जल है, इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक भाग का जो जल है वो निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं, ठीक है, कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं इसका अवलोकन करें, इसका अध्ययन करें। क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं? आपको इन सभी चीज़ों को कर करके देखने के लिए कहा जा रहा है इस क्रियाकलाप में कि क्या आप इन परिवर्तनों को देखते हैं या नहीं देखते हैं। क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं? ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिना वायु, जल, प्रकाश, ऊष्मा के हम नहीं रह सकते। यानी कि ये क्रियाकलाप के माध्यम से आप खुद पे ना करके इन अनाजों के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे कि इनको प्रकाश में रखा जाता है, फिर बिना वायु के रखा जाता है, बिना जल के रखा जाता है, तो इनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब इस क्रियाकलाप का आगे अध्ययन करते हैं और आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अनुकूलन अल्पकाल में ही होता है। अब अनुकूलन क्या होता है, अल्पकाल में ही होता है। नहीं, उसके पहले ऊपर वाला क्रियाकलाप का हम पढ़ लेते हैं। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत ऊष्मा परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल है। ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए क्या होते हैं, विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं। यह अनुकूलन काम आता है। अब हम वहाँ जो अंकुरित कर रहे हैं उनको हम देखते हैं कि कुछ जो है कम अंकुरित होंगे, कुछ ज़्यादा अंकुरित होंगे, कुछ सड़ जाएंगे। ऐसा आपको वहाँ पे शोध देखने को मिलेगा। तो उस शोध के द्वारा आप यह पता लगा सकते हैं कि भाई अजैविक घटक भी हमारे लिए ज़रूरी है, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स भी सजीव के लिए ज़रूरी होते हैं। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। अनुकूलन आपका क्या होगा, अल्पकाल में नहीं होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदले हुए परिवेश के अनुकूलित कर लेते हैं, बदले हुए परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता होना है। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई ठंडा पड़ेगा तो ठंडा में आपको रहना पड़ेगा, उसके अनुसार आप अपने को नहीं ढालेंगे ठंडे जगहों पे, तो क्या होगा, आप या तो मर जाएंगे और नहीं तो उसके रहने के लिए आप अपने आप को अनुकूलित करने के लिए आपको उसके उपाय भी अपनाने पड़ेंगे, तब आप जिंदा रह सकते हैं। और वो क्या होता है कि एक ही पास रहने वाले जीवों में इसका क्या होता है, अंतर हो जाता है। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना होता है। जैसे आप जहाँ रहते हैं
वहाँ के जीव में और फिर जलीय जीव में इसी कारण से अंतर होता है, क्योंकि वो अपने आप को उसके अनुकूल ढालते हैं। ठीक है, पहाड़ पे रहने वाले जो बकरियां होती हैं या हमारे यहाँ जो मैदानी इलाके की बकरियां, उनके उनमें क्या होता है, अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। वो अपने आप को ढालती हैं, उनके बाल ज़्यादा होंगे शरीर पे, उनके त्वचा में चर्बी ज़्यादा होगी ताकि उनको गर्मी प्रदान कर सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं विभिन्न आवासों की यात्रा, जो कि हम आप ये जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स पढ़ते हैं इसको। विभिन्न आवासों की यात्रा, कुछ स्थलीय आवास, स्थलीय आवासों में आपका मरुस्थल भी आता है, यानी कि डेजर्ट भी आता है। हम इनका चर्चा करते हैं। मरुस्थल के जैव घटकों, अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जीव जंतु पौधों में क्या होता है, इसका कैसे अनुकूलन होता है, हम इसका अध्ययन इसमें करेंगे। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप, ठीक है, मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। इनका क्या होता है भाई, ऊंट की भांति लंबा पैर नहीं होता है। ऊंट तो अपने लंबे पैर की वजह से उसके शरीर में जो गर्मी होती है उतना नहीं पहुंच पाता, भूमि का जो गर्मी है वो नहीं पहुंच पाता। तो अब ये क्या करते हैं, ये अपने आप को कैसे हैबिटेट करते हैं, कैसे वहाँ रहने के लिए अपने को अनुकूलित कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, ये भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। भाई चूहे और सांप जो हैं, वहाँ इतनी तेज गर्मी होती है कि दिन में तेज गर्मी से बचने के लिए ये क्या करते हैं, भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है, ये जंतु बाहर निकल आते हैं। ठीक है, ये जंतु क्या होते हैं, बाहर निकल के आ जाते हैं जब गर्मी कम हो जाती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे, मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं, जैसे कैक्टस होता है, नागफनी, ये मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों का चित्र इतना में दर्शाया गया है। ये पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं, ये आप देख रहे हैं। इनमें कांटे होते हैं ज़्यादा, इनकी भी पत्तियां नहीं होती हैं जिससे कि इनका वाष्पोत्सर्जन हो सके। देखिए, इनमें पत्तियां नहीं होती हैं, पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होते हैं, यानी कि पानी बाहर निकलता है। ये हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। तो इनमें क्या होता है, पत्तियां नहीं होती हैं, कांटे होते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है। तो अब देखते हैं, मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, पत्तियां नहीं होने के कारण और बहुत छोटी होने के कारण इनसे जल की जो मात्रा है वो ना के बराबर निकलती है। ठीक है, ये या तो आप यही मान के चलें कि नहीं निकलती हैं, बहुत अल्प मात्रा में निकलती हैं। पत्तियां या तो बहुत कम होती हैं या अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटे यानी कि सूल के रूप ले लेती हैं। ये पत्तियां हैं वही सूल का रूप ले लेती हैं, कांटे का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले क्या होता है, जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका क्या होता है, तना होता है, उसका स्टीम होता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। सामान्यतः क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ मरुस्थलीय पौधे जो नागफनी हैं, इसका क्या होता है कि तना द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, फोटोसिंथेसिस का क्रिया होता है। तना एक मोटी मोम परत से ढका होता है। तना एक मोटी मोम परत से ढका होता है जिसमें पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। ठीक है, क्या होता है, सहायता मिलता है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। मिट्टी में अगर उनको पानी नहीं मिलता तो नीचे जाती रहती हैं और यह बहुत नीचे गहराई में चली जाती हैं जड़ें इनकी। अब पर्वतीय क्षेत्र, भाई पर्वतीय क्षेत्र में अनुकूलन कैसे होता है, इसका अध्ययन हम करते हैं। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। ये कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं और बहुत ठंडे होते हैं, तेज हवाएं चलती है और शीतकाल में हिमपात भी वहाँ होता है। ठीक है, अब पर्वतीय आवासन को हम लोग देखते हैं। ये देखिए, आप दिखाया गया है चिताकोब, जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है। इसका पूरा का पूरा नीचे चला गया है पैर, और ऊपर भी कुछ इसके। और यहाँ आप देख रहे हैं भैंसा को,
ये सारे जीव जंतु जितने आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे, तेंदुआ है, याक है, पहाड़ी बकरी है, इनमें बाल होते हैं बहुत ज़्यादा। आप बाल इनमें सामान्यतः बाल देखेंगे, ठीक है। और वृक्ष जो होते हैं शंक्वाकार होते हैं, यहाँ शंक्वाकार होते हैं। इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं ताकि इन पर बर्फ वगैरह जो है वो पड़े तो गिर जाए नीचे। सामान्यतया शंक्वाकार होते हैं और इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं, शंकु आकार की होती हैं, ऊपर की तरफ मतलब नुकीली होती चली जाती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। कुछ वृक्षों की पत्तियां क्या है, सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा जल हिम सरलता से नीचे की ओर सरक आता है, इसीलिए इनका बनावट ऐसा होता है। हमारे जो पेड़ पौधे इधर के होते हैं, स्थलीय पेड़ पौधे जो होते हैं, समतल जमीन पे जो उगते हैं, वो उनका बनावट ऐसा नहीं होता है। वो चारों तरफ से पूरा आकार लिए रहते हैं। और वहाँ के पहाड़ी जो पौधे होते हैं पहाड़ पे, उनका क्या होता है, शंक्वाकार के होते हैं। ये पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिलते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन हो सकता है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। अब पर्वतीय क्षेत्र में भाई पाए जाने वाले जो जीव हैं वो भी वहाँ की परिस्थिति के प्रति अनुकूलित होते हैं, ये हम देख रहे हैं। नहीं होंगे तो मर जाएंगे, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। नहीं होने के बाद इनकी मौत हो जाती है जब अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं तो। इनकी त्वचा मोटा इनकी मोटी त्वचा या फिर ठंड से उनका बचाव करती हैं। क्या करती हैं, इनका जो मोटी त्वचा इनकी होती है और जो बाल होते हैं इनके, यानी कि फर जो होते हैं, वो ठंड से इनका क्या करते हैं, बचाव करते हैं। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका रहता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर क्या होता है, फर होता है, बाल होते हैं, ठीक है। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाता है। इधर की बकरियों को भेज दिया जाएगा वहाँ डाल दिया जाएगा तो वो ना चल पाएंगी और ना ही कहीं घूम पाएंगी, उनके खुर टूट जाएंगे। तो जो जहाँ है वहाँ के अनुसार उसका शरीर पूरी तरीके से अनुकूलित हो चुका है, बन चुका है और उस वातावरण में रहने के लिए ढल चुका है, ठीक है। तो वहाँ रहने वाले जो तेंदुए हैं उनके शरीर पर फर होते हैं, पैर उनका उससे गर्मी प्राप्त करता है। पहाड़ों पे चलने में बकरियों के लिए जो मजबूत खुर होता है उनको दौड़ने के लिए वहाँ पे अनुकूलन प्रदान करता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं घास स्थल के बारे में। ये सभी आप पढ़ रहे हैं वो स्थलीय हैं। घास स्थल के बारे में पढ़ते हैं। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मार कर खाता है। भाई ये एक तरह से शिकारी जानवर है और उनको मार करके खा जाता है। शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिनसे वह क्या करता है, पादुंगलियों को अंदर खींचकर छिपा सकता है। पादुंगलियों को क्या करता है, छिपा सकता है। अब उसका मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपा कर रखता है, ठीक है। मतलब जितना भी सारा रंग है उसका और नाखून है, ये सारा उसको वहाँ पे रहने में मदद करता है और उसका जो रंग छिपने में शिकार से वो मदद करता है। अब ये शेर आप देख रहे हैं। शेर के बाद हिरण भी भाई कैसे बच जाए, कैसे बचकर भाग जाए शिकार से, अपना शिकारी से शिकार न बन पाए, इसके लिए भी उसकी भी बनावट अलग होती है। शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उन वनों में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए उसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार न बन सके, वहाँ से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। हिरण की तेज गति
उसे शिकार से दूर भागने में सहायक होती है। भाई जिस प्रकार से प्रकृति ने बाघ को शिकार करने के लिए बनाया है, उसी प्रकार से प्रकृति ने हिरण को शिकारी से बचने के लिए भी बनाया है। जैसे इनको छुपने के लिए मटमैला रंग दिया है और पकड़ने के लिए, फाड़ने के लिए, चीरने के लिए इनको बड़े बड़े नथनों को दिया है, यानी कि नखों को दिया है। इसी प्रकार से हिरण को भी इनसे भाग निकलने के लिए और आहट को पहचान लेने के लिए कान को दिया है। फिर इनकी आँखों को ऐसा बनाया है कि ये हर दिशाओं में देख सकें और तेज गति से भागने की क्षमता इसमें प्रकृति ने दी है। तो आप देख रहे हैं कि हर किसी को अलग अलग तरीके से प्रकृति ने बनाया है। एक को शिकार करने के लिए बनाया है, तो एक को शिकारी से भाई भागने के लिए भी बनाया है। कुछ जलीय आवास, अब हम लोग देखते हैं जलीय आवास को। जलीय आवास कौन कौन से हैं, तो पहले अध्ययन करते हैं समुद्र को, ओशन को। ठीक है, समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूल के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतु का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। ठीक है, स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। ठीक है, स्क्विड एवं ऑक्टोपस का जो शरीर होता है वो धारा रेखीय नहीं होता है। ये समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं और खाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, ऑक्टोपस ये सभी समुद्र में चलते नहीं हैं, मतलब ऊपर ये चलते नहीं हैं, उसकी तलहटी में रहते हैं और इनका शरीर होता है वो धारा रेखीय नहीं होता है। जब वे जल में चल नहीं पाते हैं, अपने आप का अनुकूलन वो वैसे कर लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल क्लोम होता है। ठीक है, इनमें भी मछली की तरह गिल होता है, क्लोम होता है, ताकि वो जल से ऑक्सीजन ले सके। और डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतु में गिल नहीं होता है। डॉल्फिन एवं व्हेल में गिल नहीं होता है। ये सिर पर स्थित नास द्वारा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ठीक है, ये जब भी इनको श्वास लेना होता है तब यह पानी के ऊपर आकर के श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। ये समय समय पर समुद्री सतह से बाहर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा वायु अंदर भर लेते हैं और इनका जो है प्रक्रिया श्वसन का इस प्रकार से चलता रहता है। तो इनका हैबिटेशन आप देख रहे हैं कैसा है और कैसे किसी में गिल है तो किसी में नहीं है। भाई किसी में वो वात छिद्रों यानी नास द्वारा वो नासा द्वारा लेते हैं वायु को। तालाब एवं झील ये भी एक जलीय आवास है। तालाब और झील में क्या क्या होता है, कैसे कैसे पौधे होते हैं, इनको हम देखेंगे। तालाब में क्या क्या जलीय जीव पाए जाते हैं, ये भी जलीय जीव हैं जो तालाब में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती है। ठीक है, स्थलीय पौधों की जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। ठीक है, जलीय जो स्थलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी से खनिज लवण को अवशोषित करती हैं, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधों की तलहटी में जमाए रखने का होता है। ये भी वहाँ वो भूमि में जमाए भी रखती थी और खनिज लवण को भी अवशोषित करती थी, लेकिन यहाँ इनका काम होता है सिर्फ तलहटी में जमाए रखना। ठीक है, यहाँ इनका काम होता है तलहटी में जमाए रखना। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते हैं। इनके पत्ती और फूल जो क्या होता है वो जल की सतह पर प्लवन करता है, यानी कि तैरता रहता है। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि इनकी वृद्धि होती है तालाबों में। अब मेढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। ठीक है, मेढक क्या है, तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। ये आप देखे होंगे, तालाब और जल दोनों में, तालाब और स्थल दोनों में रह सकता है, जल और स्थल दोनों में रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं। पिछला जो पैर होता है लंबा और मजबूत होता है, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पश्चपाद में जाल युक्त पदांगुलियाँ होती हैं जो उन्हें तैरने में भी सहायता करती हैं। इसी तरह से ये दोनों जगह पर रहने के लिए अनुकूलित हो जाता है, यानी कि यह पानी में भी रह जाता है और
स्थल पर भी रह जाता है। ठीक है, छलांग भी लगा सकता है और पादुंगलियों के द्वारा यह तैर भी सकता है। हमारे आसपास के जीव, अब भाई हमारे आसपास के जीव जो हम देखते हैं वो कैसे होते हैं, उनका आवासन कैसे होता है, उनका परिवेश कैसा होता है, ये सब हम देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सभी को बारी बारी से पढ़ते हैं और ये जानने का कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास के जीवों में क्या क्या बनावट होता है, क्या क्या उनको चाहिए, वो क्या क्या करते हैं। ठीक है, क्या सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होगी भैया, नहीं तो मर जाएंगे। भोजन की आवश्यकता सभी सजीवों को होती है। ठीक है, अध्याय 1-2 में हमने यह जाना कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। ठीक है, बहुत जरूरी है एकदम, नहीं भोजन के बिना तो रहना असंभव है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, यानी कि हमसे ज़्यादा कम निर्भर हैं वो पौधे हैं। हम तो भाई पौधे और जंतुओं पर निर्भर हैं, लेकिन पौधे अपना खुद भोजन बना लेते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक है या ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब ये खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, तो इनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। अब अगला पढ़ते हैं। ये देख लिए कि सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? बिल्कुल होगी, परिलक्षित वृद्धि होती है सजीवों में। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता अभी भी ठीक आता है? सभी को एनसीईआरटी में आपको क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जाता है ताकि आप उनको बढ़िया से समझ सकें। ठीक है, इसे आप अब और नहीं पहन सकते, क्या ऐसा नहीं है? ठीक है, आप 4 साल का कुर्ता, 5 साल का कुर्ता तभी पहन सकते हैं जब आपकी वृद्धि रुक जाती है, जब आप वृद्धि एक नियत समय के बाद नहीं करते हैं। इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाते हैं। वृद्धि रुक जाती है और वयस्क होने के बाद वृद्धि रुकती है। तब तक आप क्या करते हैं, छोटे बच्चे से शैशवावस्था से आप में निरंतर वृद्धि होती रहती है, जो हमें उसका अनुमान कुर्तों को पहन करके या किसी अन्य माध्यमों से लगाते हैं कि हाँ हम बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सभी सजीवों में वृद्धि भी होती है। क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? श्वसन करते हैं, सभी सजीव श्वसन करते हैं। ठीक है, हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु क्या होती है, शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकलती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वास लेना क्या है? श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है, जो कि नितांत आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, हमें जीवित रहने के लिए। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित करते हैं। ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि सजीव में श्वसन की आवश्यकता होती है। बिना श्वसन के सजीव नहीं रह सकते हैं। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये हम पढ़ेंगे आगे के क्लास में बहुत बढ़िया से। और अभी हम ये जान लेते हैं कि श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। केंचुआ किससे श्वसन करता है? केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है, यानी कि सांस लेता है। हमने पढ़ा कि मछली के गिल होते हैं जिनकी सहायता से वह जल में विलेय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, ये भी श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। ठीक है, पत्तियों द्वारा इनमें गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती हैं। ठीक है, ये भी हम देख रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहाँ ये भोजन बना रहे हैं
तो आप देख रहे हैं कि इनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए, यानी कि जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है वो उनको चाहिए, और जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है वो उनको नहीं चाहिए और वो छोड़ते हैं उसको। इसीलिए हमारा ये सारा ऑक्सीजन का जो चक्र है वो पूरा होता रहता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की क्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत कम होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? अब भाई उद्दीपन क्या होता है इसको हम समझते हैं। उद्दीपन होता क्या है? तो जब आप नंगे पैर टहल रहे हों तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे, किस प्रकार का रिएक्शन आप देंगे कांटे अगर लग जाए तो? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को खाते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपको आपको क्या अनुभव होता है, इससे आप देखेंगे, इसको आप महसूस करेंगे। फिर क्या होता है, आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपका प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश एवं कांटा। उपरोक्त स्थिति में आपको बाह्य वातावरण में होने वाली परिवर्तनों के कुछ उदाहरण होता है। ठीक है, कुछ ये उदाहरण है आप में क्या परिवर्तन होता है, कांटा और प्रकाश जो है, या जो भी आपके अनुकूल आपका स्वादिष्ट व्यंजन बनता है, तो ये इन सब चीज़ों को देख करके आपके अंदर क्या परिवर्तन होता है, क्या रिएक्शन होता है, आप भली भांति महसूस कर सकते हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, यानी कि रिएक्शन करते हैं। वातावरण में होने वाली इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, वातावरण में होने वाली इन परिवर्तनों को क्या कहेंगे? हम उद्दीपन कहेंगे। ठीक है, अब हम यह देखते हैं कि क्या यह जो उद्दीपन होता है यह जानवरों में भी होता है। जानवरों में होता है तो चलिए ठीक है, क्या यह पौधों में भी होता है? तो हाँ, बिल्कुल यह पौधों में भी होता है। यानी कि आप जब देखेंगे सूर्यमुखी का पौधा, तो यह प्रकाश को देख करके जिधर जिधर प्रकाश जाता है उधर उधर ये मुड़ते जाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के प्रति अनुक्रिया दिखाया गया है गमला में रखे पौधे का। अब सजीवों में उत्सर्जन, सजीव क्या क्या उत्सर्जित करते हैं और कैसे उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, सजीवों में क्या उत्सर्जन होता है, सजीव के उत्सर्जन को हम पढ़ते हैं। सजीवों में उत्सर्जन कैसे होता है? तो विभिन्न जैव प्रक्रमों के फल स्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो हम विभिन्न कार्य करते हैं उसमें क्या होता है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं, और इनको अपने शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को, बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम उत्सर्जन कहते हैं। मतलब अपशिष्ट पदार्थ को जब हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं तो ये क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधों में भी पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, परंतु इनमें इस क्रिया का ढंग कुछ अलग होता है। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती है। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। ठीक है, पौधों में भी निष्कासन होता है यानी कि उत्सर्जन होता है। और यह क्या करते हैं, जैसे रबड़ का आप गोंद लुगदी जो प्राप्त होता है, यह इनका अपशिष्ट पदार्थ ही होता है। यह उत्सर्जन के द्वारा ही पौधे क्या करते हैं, लुगदी जिससे कागज़ बनता है, और जो रबड़ यानी कि गम प्राप्त होता है, ये जो पौधों से प्राप्त होता है, यह उनका उत्सर्जन ही है। आप आगे पढ़ेंगे। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? भाई प्रजनन करते हैं, बिल्कुल प्रजनन नहीं करेंगे तो आगे हमारा वंश कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रजनन करते हैं, सभी सजीव प्रजनन करते हैं। क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड़, घोंसले को देखा है? ठीक है, ये नीड़ में अंडे देते हैं, कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। तो कुछ सजीवों को देखा जा रहा है, कबूतर को दिखाया जा रहा है। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं,
कुछ जंतु शिशु को ही जन्म देते हैं, ठीक है। अब अंडे देने वाले कबूतर को आप देख रहे हैं, ठीक है, और शिशु देने वाला जो आपके कुत्ते होते हैं, बिल्ली, ये सब बकरी, ये सब जो जंतु होते हैं अपने तरह अपने समान एक अन्य शिशु को जन्म देती हैं, ठीक है। अंडे से निकलता है, गाय का बछड़ा जो है, गाय खुद उसको जन्म देती है, ठीक है। जंतुओं की तरह पौधे में भी प्रजनन का तरीका भिन्न भिन्न होता है। जैसे जंतु में अंडा दे करके होता है, और उसी तरीके से क्या होता है पौधों में भी भिन्न भिन्न होता है। कुछ पौधे बीज द्वारा लगते हैं, तो कुछ की टहनियों को काट करके इनका कलम बना करके लगाया जाता है। जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। जंतु जैसे अंडा देते हैं और अपने फिर दूसरे तरह के जो जंतु होते हैं अपने तरह अपने समान शिशुओं को पैदा करते हैं। उसी तरीके से पौधों में भी जो प्रजनन का तरीका होता है वो भिन्न भिन्न होता है। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं। पौधे बीज उत्पन्न करते हैं, हम इन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। अपने स्टीम के द्वारा भी अपने से जो भी भाग उनका अलग होता है उसके द्वारा भी वो नए पौधे उगाते हैं। उदाहरणतः आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। जो भी उसमें आँख का संरचना आपको आलू में दिखता है उसको काट काट के आप अलग से आलू उगा सकते हैं, आलू उत्पन्न कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, उगा सकते हैं। पौधे कलम द्वारा भी उगते हैं, इनको काट करके आप दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं, ठीक है। गुलाब और मेहंदी इसका उदाहरण है। गुलाब अथवा मेहंदी की जड़ कलम लीजिए, इसका आप कोई भी जड़ कलम ले करके इसे मिट्टी में लगाइए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए, इससे नया पौधा आपको तैयार हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। सभी प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं, और विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। मतलब हम ये देख रहे हैं कि सजीव में प्रजनन होता है। क्या सभी सजीव गति करते हैं, सभी सजीव गति करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हम देखते हैं इस टॉपिक के थ्रू। तो अध्याय 8 में हमने जंतुओं के गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है, ठीक है, अन्य प्रकार की गति भी इनमें दिखाई देती है। पौधे के विषय में क्या विचार है आपका, पौधे के विषय में अब क्या विचार है, क्या ये भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थों जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं, यानी कि ये अपने अंदर गति करते रहते हैं। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना, ठीक है, पुष्प खिलते हैं, बंद होते हैं, ये भी पौधों की गति है। पुष्पों का खिलना और बंद होना ये भी इनमें गति होती है। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। मृत्यु क्या है? सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती हैं जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करें। मान लीजिए हम हैं, और अगर हम अपने जैसे संतान को उत्पन्न नहीं करते हैं, यानी कि जन्म नहीं देते हैं, तो कुछ दिन बाद पूरा का पूरा वंश खत्म हो जाएगा। और इन को बनाए रखने के लिए, इस पीढ़ी को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाए रखने के लिए प्रजनन हमारे शरीर में, हमारे यहाँ होते रहता है, जंतुओं में भी होता है, और यह प्रजनन चलते रहता है, ठीक है। जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करें। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। किसी भी सजीव में वो उसकी जाति तभी तक रहेगी जब तक उसका प्रजनन होते रहता है, ठीक है। प्रजनन जैसे ही बंद हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद क्या होगा, वो प्रजाति खत्म हो जाएगी। उस प्रजाति में मनुष्य, अन्य जीव जंतु सभी आते हैं, पेड़ पौधे सभी आते हैं। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी में क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है, श्वसन करते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उद्दीपन करते हैं, और फिर क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु उनकी होती है। ये सभी क्या है, समान लक्षण हमको देखने को मिलते हैं।
कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है, ये सभी भी गति करते हैं। हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? जी नहीं, इनको भोजन नहीं चाहिए। ठीक है, ये अंडे नहीं देते, ये अपने समान किसी और जंतुओं को, अन्य जीवों को जन्म नहीं दे सकते। तो ये सजीव होने का बहुत सारा लक्षण है जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि क्या क्या सजीवों में होना चाहिए, यानी कि गति होना चाहिए। तो हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं। भाई ये उत्सर्जन कैसे करेंगे? ठीक है, ये उत्सर्जन कैसे करेंगे, ये खाना कहाँ खाएंगे, कैसे खाएंगे, ये सारा इनका होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके थ्रू फिर जीवन क्या है। इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि फिर जीवन क्या है, हम जीवन के बारे में देखते हैं। गेहूं की बोरी को अपना हाथ डालिए। गेहूं की बोरी में आप हाथ डालेंगे, आपको कुछ गर्मी का अनुभव होगा। गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण होता है। बीजों में भी श्वसन होते रहता है, यानी भाई ये तो सजीव हैं, इनमें तो श्वसन होगा ही होगा। बीजों में श्वसन क्या होता है, होता रहता है। और फिर इन बीजों के गर्मी जो हमें महसूस होती है, बीजों के श्वसन के कारण ही होती है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन क्या है का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता। ठीक है, जीवन क्या है का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता है, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। ठीक है, अचानक ही हमारे मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है, यानी कि हमारा जो जीवन है वो बहुत सुंदर है। तो हमने बहुत सारे घटनाओं को पढ़ा है। चलिए सारांश को देख लेते हैं और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। सारांश में देख लेते हैं। सारांश देख लेने से ये होता है कि हमने ऊपर क्या क्या पढ़ा है। तो किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, पौधे और जीव के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय एवं जलीय आवास में वर्गीकृत किया जा सकता है। विभिन्न आवास में सजीव की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। ठीक है, संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं, जैव घटक बनाते हैं। अब चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं टॉप पॉइंट। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं। उन्हें क्या होता है, भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, और फिर अंत में उनका क्षरण हो जाता है, अंत में वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन उनकी प्रजाति तब तक रहती है जब तक वे अपने जैसे जीवों को जन्म देते रहते हैं। ठीक है, ये आप प्रश्नों का उत्तर देंगे, खाली स्थान को भरने का कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में हम पूरा सजीव में जो होने वाले कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ हम पढ़ लिए। उसके बाद आगे का अध्याय पढ़ेंगे और आप मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।